नमस्कार दोस्तों। राघव फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि साइंस सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने से पहले आपके फिजिक्स पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको राघव फिजिक्स क्लासेस में कराएंगे। और उसी सीरीज में हम पहली क्लास लेकर आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक है मात्रक और वीमा। मात्रक और वीमा के एनालिसिस में हमने ये देखा है कि हर पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट याद करे हुए पूछे गए हैं जिसमें उन्होंने कुछ राशियों के डायरेक्ट मात्रक पूछ लिए, वीमा पूछ ली, जो आप फॉर्मूले की सहायता से आसानी से दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर में थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो ये क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने 2011 आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के एग्जाम में से ही लिया है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से राशि व इकाई का सही संयोजन कौन सा है। सवाल में एक तरफ राशि दे रखी है, उसका सिंबल दिया गया है, राशि का नाम भी नहीं लिखा है और साथ में उसका मात्रक लिखा गया है। इसलिए ये भी एक चीज जरूरी हो गई है कि कौन सी राशि को किस सिंबल से हम बताते हैं, इसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपके यहाँ पर पहले स्मॉल जी लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को बताता है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को बताता है और मैं साथ में इसका मात्रक भी लिख देता हूं। त्वरण शब्द आ जाए तो मात्रक आपको सोचना ही नहीं है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जबकि इस सवाल में इसका मात्रक मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक होता है, आपको मैं साथ के साथ ये भी यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है और जब वेग में समय से डिवाइड करते हैं तो त्वरण आता है, तो मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन में एच लिखा हुआ है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि एच प्लांक नियतांक को कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए वो E इक्वल टू एच न्यू आना चाहिए। अब यहां से हम एच की वैल्यू E अपॉन न्यू लिखेंगे और E की यूनिट आपकी जूल होती है और न्यू की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो सेकंड इनवर्स होता है। यदि सेकंड इनवर्स को ऊपर लेकर जाते हैं तो वो सेकंड बन जाता है और यहाँ पर जूल सेकंड ही ऑप्शन दिया गया है। तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। सी और डी चेक करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। फिर भी मैं आपको सी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में भी मैं बता देता हूं। ऑप्शन सी में सी लिखा हुआ है, सी धारिता को बताता है। सी धारिता को बताता है और जिसका यूनिट फेरड होता है, और फेरड का मतलब कुलाम अपॉन वोल्ट होता है। कुलाम अपॉन वोल्ट होता है, जबकि हमें यहां पर जो यूनिट दी है मीटर पर सेकंड दी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और आगे लिखा हुआ है कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसके लिए आपको गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एफ की यूनिट न्यूटन है, आर की यूनिट, आर दूरी है तो दूरी की यूनिट मीटर है, ऊपर स्क्वायर, और नीचे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की यूनिट केजी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होनी चाहिए, जो यहाँ पर न्यूटन ही दे रखी है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो देखिए बच्चों, आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते थे यदि आपको इसके मात्रक और वीमा डायरेक्ट याद होती है। यदि मात्रक वीमा याद नहीं है तो आपको फॉर्मूले, उस से रिलेटेड फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में ही आया है। यहां पर क्वेश्चन दिया है कि यदि दो भौतिक राशियां P और Q है और उनकी विमाएं अलग अलग है तो निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया संभव है।
काम की बात हमारी ये है कि P और Q की विमाएं अलग अलग है। काम की बात ये है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि एक समान विमा ही एक समान विमा ही जुड़ और घट सकती है, जुड़ और घट सकती है, और घट सकती है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो ये सवाल 1 सेकंड में हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि आपके पास दो भौतिक राशियां हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो आप ये कहेंगे कि जो ए की विमा है वही विमा बी की होगी। इसी तरह यदि आपके पास दो भौतिक राशि और उनके बीच में माइनस का साइन है, तो आप ये कहेंगे कि ए और बी की विमा समान होगी। समान विमा ही जुड़ती है और समान विमा ही घटती है। इस बात को आप अच्छे से याद रख ले तो ये सवाल 5 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। अब उसने कहा है कि विमा अलग अलग है, तो आपका P प्लस क्यू पॉसिबल नहीं है, P माइनस क्यू पॉसिबल नहीं है। अब आपके सामने C और D ऑप्शन आता है। अब डी ऑप्शन में आप देखेंगे कि 1 माइनस पी अपॉन क्यू है। यदि आप इसमें क्यू एलसीएम लेंगे तो ये क्यू माइनस पी हो जाएगा। अब क्यू माइनस पी हो गया तो कॉन्सेप्ट वही आ गया कि क्यू और पी के बीच में माइनस साइन है, तो क्यू और पी की विमा अलग अलग नहीं, एक समान होनी चाहिए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि यदि विमाएं अलग अलग है तो वो मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, लेकिन अलग अलग विमा कभी जुड़ और घट नहीं सकती है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 5 सेकंड में इसका सॉल्यूशन था। आपको एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि एक समान विमा ही जुड़ और घट सकती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2013 में आया था। निम्न में से किन युग्मित राशियों का विमीय सूत्र समान नहीं है? यहाँ पर कुछ राशियों के नाम दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि किन की विमा समान नहीं है। एक चीज है कि आप यदि विमा को इतना नहीं समझ पाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि किन का मात्रक समान है। जिनका मात्रक समान होगा उनकी विमा भी समान होगी। ठीक है, अब इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। अब इसमें पहला हम ऑप्शन लेते हैं बलागुण। बलागुण का जो सूत्र होता है वो होता है बल इंटू दूरी। बल इंटू लंबवत दूरी होता है, मैं यहां पर अभी दूरी ही लिख रहा हूं। और कार्य का जो सूत्र होता है वो भी बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो दोनों में बल आ रहा है और दोनों में ही डिस्टेंस आ रही है। दोनों की जो यूनिट है, मात्रक है, वो न्यूटन मीटर आएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन है, इनकी तो विमा समान होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है यदि मात्रक समान है तो विमा भी समान होगी। इसी तरह हम दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का ही दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं कि निर्वात में सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होगा। और तरंग धैर्य भी दूरी ही है, जिसे आप याद रखते हैं कि तरंग में दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, या एक आवर्तकाल में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे हम तरंग धैर्य कहते हैं। तो ये भी दूरी है, तो इसका भी मात्रक मीटर होगा। तो आप कहेंगे कि बी ऑप्शन में भी दोनों का मात्रक सेम है, और हमें बताना है कि किसका समान नहीं है। ठीक है, तीसरा हम आते हैं दाब पर, और दाब का सूत्र आपको याद होगा एफ अपॉन ए होता है। दाब का सूत्र होता है एफ अपॉन ए, जिसका मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी तरह प्रत्यास्थता गुणांक पर आप आएंगे, तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब आपको यहां पर यह याद रखना है कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि विकृति में होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई से लंबाई कट जाता है। तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक प्रतिबल के बराबर होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक प्रतिबल के बराबर होता है, प्रतिबल के बराबर होता है। और प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो एफ अपॉन ए ही होता है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन का भी मात्रक सेम है। अब आपके आखिरी ऑप्शन पे आते हैं कोणीय संवेग और शक्ति। यदि आप शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति का जो सूत्र होता है
वो W/T होता है, कार्य बटे समय, और W का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो शक्ति का मात्रक जूल बटे सेकंड है, जबकि कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है संवेग इंटू दूरी, संवेग इंटू दूरी, और संवेग का मात्रक केजी मीटर सेकंड -1 और दूरी का मीटर होता है। तो आप एक चीज देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में कोणीय संवेग और शक्ति के मात्रक अलग अलग आए। इस सवाल को करने के लिए आपको इन सभी भौतिक राशियों के सूत्र आपको याद होना बहुत जरूरी है। यदि इनके मात्रक याद है तो ये सवाल बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। यदि आपको इनके मात्रक और विमाएं याद नहीं है तो आपको इनके फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। और जैसे जैसे आप इस सीरीज में जाएंगे तो हम इन फॉर्मूलों को बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको ये ऐसे भी याद होते चले जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माना A बराबर BC है, A की विमा L/m है, C की विमा L/T है, तब B की विमा क्या है। देखिए, जब भी आपको कोई समीकरण दी जाए, कोई समीकरण दी जाए, तो आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि LHS की जो विमा है वो RHS की विमा के बराबर होती है। LHS की विमा बराबर RHS की विमा। कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला दिया जाता है वो तभी सही माना जाता है जब LHS और RHS की विमा बराबर हो। अब यहां पर हमारे पास A दे रखा है तो हमने A की विमा लिखी इक्वल टू B की विमा और ये C की विमा। हमसे B की विमा पूछ रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे B इक्वल टू A/C, A/C। अब A की विमा हमें कितनी दी है, L/m, L/m, और C की विमा हमें कितनी दी है, L/T, L/T। अब आप एक चीज देखेंगे कि L से L कैंसिल होता है और T किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा T/m, जो आपका ऑप्शन ए है। बहुत इजी क्वेश्चन है। केवल एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि हमें कोई सूत्र, कोई समीकरण दी जाती है तो उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की डायमेंशन बिल्कुल इक्वल रहती है, विमा समान रहती है। इसलिए हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन को इक्वल लिखा, और हमें बी की वैल्यू निकालना था तो सी को हम LHS में लेकर गए और ए और सी की डायमेंशन रखते ही हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर के आप आसानी से एक क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं। कुछ मात्रक, कुछ फॉर्मूले आप यदि याद कर लेते हैं और परीक्षा तक यदि उन्हें नियमित रूप से दोहरा ले तो आपके लगभग ये क्वेश्चन कंफर्म 100% सही हो जाएगा। गुणनफल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के मात्रक वही है जो है। तो देखिए, ये भी एक फॉर्मूला है, ये मैक्सवेल इक्वेशन से दिया गया फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। C इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर C प्रकाश का वेग कहलाता है, C प्रकाश का वेग है। म्यू नॉट को हम निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। देखिए, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। या तो आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की के मात्रक या विमा रख लीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आपको इसका फॉर्मूला याद हो। यदि इसका फॉर्मूला याद है तो मुझे पता है कि 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी के इक्वल है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, आप देखिए स्क्वायर करते हैं तो C² इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम RHS में लेते हैं तो LHS में आ जाएगा 1/C²। और यदि मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो C की पावर -2, और C हमारा है वेग, तो आप देखेंगे कि वेग की पावर -2 होना चाहिए। सॉरी, C वाला ऑप्शन है, अपॉन में ही आंसर दे दिया आपका, 1/वेग का स्क्वायर ही दे दिया, C ऑप्शन है, ऊपर नहीं लेके गया है। ठीक है, तो हमारी बहुत मेहनत बच गई। यदि आप इधर से यूनिट रख के लेकर जाएंगे तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बहुत बड़ी है,
और उसको सोल्व करने में और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कि किसकी यूनिट है उसको पहचानना पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूले याद करना जरूरी है। 10-10 के सेट में फॉर्मूले लिखिए और डेली उनका रिवीजन कीजिए। एक बार यदि फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो फिजिक्स 50 से 60% फिजिक्स सोल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है कि F इक्वल टू ए टी माइनस वन प्लस बी टी स्क्वायर, एफ बल को टी समय को व्यक्त करता है, तो ए और बी की विमा क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ये उसी बेस पर है। आपको फिर इक्वेशन दे दी गई है, आपको इक्वेशन दे दी गई है, तो आपको ये याद रखना है कि LHS और RHS की विमा बराबर होगी। LHS की विमा इक्वल टू RHS की विमा। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि बीच में प्लस है, तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही बताया था कि यदि दो राशियों के बीच में प्लस है तो उनकी विमा भी समान होती है। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS की विमा बराबर होती है, और समान विमा और समान मात्रक की राशियां ही जुड़ और घट सकती है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि एफ की विमा को किसके इक्वल कर देना है, ए और टी माइनस वन के, टी माइनस वन के। और दूसरा काम क्या करना है, एफ की विमा को किसके बराबर कर देना है, बी और टी स्क्वायर के। आपको क्या करना है कि इसको दोनों के साथ अलग अलग आपको लिखना है। एफ की विमा पहले पद के साथ, एफ की विमा दूसरे पद के साथ लिखना है। अब आपको ए की विमा निकालनी है, तो ए की विमा हो जाएगी एफ अपॉन टी माइनस वन। ठीक है, अब एफ की विमा आपको याद होनी चाहिए, बल की विमा क्या होती है सबको पता होगा। तो जो फोर्स की विमा होती है M1 L1 T माइनस टू होती है, और टाइम की हो जाएगी T माइनस वन। यदि हम इसको ऊपर ले जाके कैलकुलेट करते हैं तो M1 L1 माइनस टू में से प्लस वन घटेगा तो माइनस वन आ जाएगा, तो M1 L1 T माइनस वन। यदि मैं इसको देखता हूं तो ऑप्शन नंबर सी और डी में ये मैच करता है, इसलिए मुझे बी की भी विमा निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो बी की विमा बी इक्वल टू एफ अपॉन टी स्क्वायर। अब एफ की विमा फिर लिखते हैं हम M1 L1 T माइनस टू, और टी की विमा फिर लिखते हैं हम टी स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो M1 L1, अब टी स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू होके ये माइनस फोर हो जाएगा। तो अब आप चेक कीजिए सी और डी में बी की विमा किस में लिखी हुई है, तो आप देखेंगे सी वाली विमा M1 L1 T माइनस फोर है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व हुआ। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सेम से क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये त्रुटि वाला सवाल आया है आपके। त्रुटि जब प्रैक्टिकल वैल्यू और रियल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस होता है तो उसे हम त्रुटि एरर कहते हैं। और इसमें मोस्टली परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं जो करने में बहुत इजी होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, वो आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है और गोले की बात कर रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से गोले का आयतन पता होगा। गोले का आयतन V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब आपसे R यहाँ पर रेडियस है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि R में 2% की त्रुटि है, तो V में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। R में 2% की त्रुटि है, तो V में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। मोस्टली ऐसे सवालों में जो आपको एरर मिलेंगे, त्रुटि मिलेगी 5% से कम पर ही मिलेगी, 5-6% तक। और इनको करने का डायरेक्ट ट्रिक है आपके पास। इसमें आपको क्या करना है, R में 2% की त्रुटि है, तो R की पावर कितनी है 3, तो V में त्रुटि कितनी होगी, तो V में त्रुटि हो जाएगी 3 × 2%, तो 6% आपका इसका आंसर है। बिल्कुल इजी। जिसमें प्रतिशत त्रुटि दी गई है आप उसी के पावर से उस त्रुटि को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। जैसे इसमें वॉल्यूम के लिए पूछा गया था, मान लीजिए वॉल्यूम के स्थान पर क्षेत्रफल में त्रुटि पूछ लेता,
तो आपका फॉर्मूला गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। आर में 2% का एरर दिया है और आपसे पूछेगा कि एरिया में कितना परसेंट एरर होगा। तो आप देखिए कि आर की पावर कितनी है? 2। तो आप 2 को 2% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4% है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सोल्व करने का लॉजिक डिफरेंशियल होता है। लॉजिक डिफरेंशियल है, उस बड़े मेथड पे हमें नहीं जाना है। वो मेथड हमें तब यूज़ करने चाहिए जब एरर 10% से ज़्यादा के होते हैं, तब दिक्कत आती है। लेकिन आपके मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5-6% तक आएंगे और वहाँ पर ये इजी वे में वर्क करेगा। तो बिल्कुल आसान है, ये आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि की विमाएं एम ए एल बी टी सी दर्शाई गई है, भौतिक राशि क्या होगी? तो बल F इक्वल टू M1 L1 T-2। अब यदि आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर M की पावर A दे रखी है, L की B दे रखी है, T की C दे रखी है। तो A की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यहां कितनी दे रखी है? 0। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद आप बी ऑप्शन पे आ जाइए, प्रेशर। अब प्रेशर की विमा क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, M1 L-1 T-2। अब यदि मैं कंपैरिजन करूं तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -1 है और C की वैल्यू -2 है। और आप कंपैरिजन कीजिए कि बिल्कुल सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। इस सवाल को आप वही बच्चा कर पाएगा जिसको मात्रक विमा याद है या फॉर्मूला याद है, उससे हम मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, मैं आपको वेग की भी विमा लिख देता हूं। तो v की जो डायमेंशन होती है m0 L1 T-1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 होनी चाहिए और c की वैल्यू -1 होनी चाहिए। और d त्वरण, त्वरण की विमा m0 L1 T-2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग a0 b1 और C-2 होना चाहिए। जो यहाँ पर 1 दे रखा है ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट विमा का सवाल है, थोड़ा याद करने का है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर भी रूट LC की आपसे विमा पूछी है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि L स्वप्रेरकत्व गुणांक कहलाता है, स्वप्रेरकत्व गुणांक कहलाता है, जिसकी यूनिट हेनरी होती है, जिसका मात्रक हेनरी होता है। और C धारिता होती है, जिसका मात्रक फेरड होता है। अब आपको सीधी सी बात है, रूट LC की वैल्यू निकालनी है तो हेनरी और फेरड की विमा आपको पता होनी चाहिए। एक तरीका तो यह है कि हम हेनरी और फेरड की विमा को यूज करते हुए इसको सोल्व करें। दूसरा आसान तरीका, यदि आपको रूट LC से रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद है तो उससे ये बहुत इजी हो जाएगा। तो हम इसे पढ़ते हैं अनुनादी आवर्ती में। जब हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाते हैं तब इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, अनुनादी आवर्ती। और वहां पर इसका फॉर्मूला होता है आवर्ती इक्वल टू 1/2π√LC, 1/2π√LC। ठीक है, अब यहां पर रूट LC की वैल्यू मुझे चाहिए, तो रूट LC की वैल्यू हो जाती है 1/2πf। अब जहां तक 2π का क्वेश्चन है तो 2π तो आपका एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, इसकी कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती है। तो इसका मतलब रूट LC का जो विमा है वो 1/f विमा के बराबर होगा। और 1/f की विमा तो हमने आज के लेक्चर में शुरू में आपको आवर्ती की विमा बताई भी थी कि इसका यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। तो इसकी जो विमा है T-1 होगी। तो आप इसे लिखेंगे 1/T-1। और यदि आप इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो ये प्लस का T1 बन जाता है।
तो प्लस का T1 यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है M0 L0 T1, M0 L0 T1। तो ये बिल्कुल आसानी से हो गया। यदि हम इधर से मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो ये सवाल थोड़ा टाइम ले सकता, हो तो जाएगा लेकिन सवाल थोड़ा बड़ा और टाइम ले सकता है, इसलिए हमें कुछ फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक आयताकार प्लेट की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है और बीच में प्लस माइनस आता है 4 प्लस माइनस 0.04, इसका मतलब होता है कि ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है और जो पीछे वैल्यू लिखी हुई है ये इसका एरर है। ये एक्यूरेट वैल्यू है, इसका शुद्ध मान जिसे आप कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह इसकी चौड़ाई में भी एरर दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो अब आप समझिए कि जो क्षेत्रफल का सूत्र है यहां पर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, LB, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब देखिए यदि ये पिछले वाले सवाल का जैसा होता, उस सवाल में क्या दे रखा था कि भाई 2% एरर है तो आयतन में कितना परसेंट एरर होगा। यहां पर ऐसा नहीं दिया है, यहां पर वैल्यू दी है, प्लस माइनस करके वैल्यू दी है कि लंबाई में 0.04 की गलती हुई है और चौड़ाई में 0.02 की गलती हुई है। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है कि जब हमारा फॉर्मूला मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देना है। लंबाई का एरर अपॉन एक्चुअल लेंथ प्लस चौड़ाई में एरर अपॉन एक्चुअल चौड़ाई और मल्टीप्लाई में 100% करना होता है। फॉर्मूला दिमाग में मत रखिए, सिंपल तरीके से समझिए कि जो एरर दे रखा है 0.04 उसमें एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह विड्थ में 0.02 और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2, उससे डिवाइड कर दीजिए। वापिस से समझ लीजिए कि जब भी आपका कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो और उसमें परसेंटेज एरर पूछा जाता है तो उसको सोल्व करने का सीधा तरीका है कि जो एरर है उस एरर में उसकी एक्चुअल वैल्यू का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हमारी लेंथ की एरर क्या है 0.04, एक्चुअल वैल्यू है 4, बीच में हमेशा प्लस लगाना है, बीच में हमेशा प्लस लगाना है। और विड्थ में आ गया 0.02 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन 100 पे होते हैं। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। तो 4 से ये एक बार, 2 से ये एक बार कटता है तो 0.01 प्लस 0.01 और मल्टीप्लाई 100%, तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 100%, तो ये आंसर आपका 2% आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के कोई क्वेश्चन यदि पूछता है तो एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू और प्लस करना है, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के ही आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पृष्ठ की विमा बताइए, पृष्ठ तनाव की विमा बताइए। डायरेक्ट है, याद है, अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टी से सरफेस टेंशन को हम लिखते हैं और फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल, एफ अपॉन एल। एफ की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, M1 L1 और T-2 और लेंथ की हो गई L1। यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो M1 आएगा, L1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, T-2, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको कुछ यूनिट दी गई है ABCD और आपको यह बताना है कि इनमें से प्रेरकत्व जिसकी यूनिट हेनरी होती है किसके तुल्य होती है, हेनरी की। ठीक है, प्रेरकत्व की। अब यहां पर आपको मैं बता देता हूं प्रेरकत्व
तो प्रेरकत्व को L से या स्व प्रेरकत्व को L से और अन्योन्य प्रेरकत्व को हम M से लिखते हैं। तो स्व प्रेरकत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स डिवाइड बाई करंट। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स डिवाइड बाई करंट। अब चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, वो होती है वेबर, ठीक है। और आई का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो आप देखेंगे वेबर अपॉन एम्पियर, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन टेस्ला भी दे रखा है। तो टेस्ला है तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका फॉर्मूला होता है बी ए। तो फाई हो गया वेबर और बी हो गया आपका टेस्ला और ए हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो यदि मैं ये वेबर की जगह लिख देता हूं, वेबर की जगह लिख देता हूं, तो मेरी यूनिट होनी चाहिए टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन में आई, इट मीन्स एम्पियर। तो आप देखेंगे कि सी ऑप्शन भी मेरा सही है, ठीक है। एक आंसर आपका ओम भी आ रहा है, एक आंसर ओम भी आ रहा है। तो ओम की बात हम किससे करेंगे? आई से करेंगे। ओम की बात हम किससे करेंगे? आई से करेंगे। तो आई पर हम चलेंगे। तो आई ऑप्शन, ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो I की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। V की यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। और R की यूनिट क्या हो गई? ओम, ठीक है। तो यदि हम इस यूनिट को यहां पर रखते हैं तो यहां पर अब हमारे पास फाई है, बी ए है, हमें इसे और सोल्व करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपके वेबर की कोई जानकारी नहीं है। तो ए और सी आपका सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ए और सी की जानकारी आपके ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। तो हमें क्या करना चाहिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए? या फिर आप दूसरा तरीका अपनाइए कि आप इनकी वीमा रख लीजिए और वीमा को कंपेरिजन कर लीजिए कि कौन सी वीमा इसमें सही होगी। एम्पियर इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम। यदि हम टेस्ला पर जाते हैं, टेस्ला पर जाते हैं तो टेस्ला क्या होता है? बी बराबर बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। एफ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन। एम की यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर। वोल्ट तक जाने के लिए हमें ये वैल्यू है, रख के देखते हैं एक बार। तो चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर और ए की वैल्यू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया तो वेबर की एक यूनिट आ गई न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर की यूनिट क्या है? वोल्ट अपॉन ओम, वोल्ट अपॉन ओम, वोल्ट अपॉन ओम। तो यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो न्यूटन इंटू मीटर इंटू ओम डिवाइड बाय एम्पियर इंटू वोल्ट, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी ही होगा। आपकी केवल इसमें ए और सी ही यूनिट सही होगी, आपकी बी और डी इसमें किसी भी हालत में नहीं बन सकता है, बी और डी इसमें नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर
आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कार्य के लिए समान इकाई है, कार्य के बराबर, तो सबको पता है कार्य कार्य की यूनिट जूल होती है और ऊर्जा की यूनिट भी जूल होती है। तो ये कन्फर्म है कि इसका आंसर तो बिना सोचे ही करना है। कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। यदि संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से श्यानता की इकाई कौन सी है? श्यानता, तो आपको श्यान बल का सूत्र लिखना है। तो श्यान बल का सूत्र क्या होता है भाई? F इक्वल टू ईटा, एरिया और वेग प्रवणता डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, आपको यहां से ईटा की वैल्यू निकालनी है। ईटा को ही श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन में A डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। F डेल्टा जेड को हम ऊपर भेज देते हैं, A डेल्टा वी वैल्यू भर दीजिए। तो F की यूनिट होती है न्यूटन, डेल्टा जेड की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड ऊपर जाएगा तो न्यूटन, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा मीटर -2 और सेकंड। तो न्यूटन मीटर -2 सेकंड, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो आपने निकाली है ये श्यान बल का फॉर्मूला है जो द्रव गतिकी में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मात्रा के मापन में मात्रा के वास्तविक मान से निकटता की डिग्री को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? शुद्धता, यह भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एक्यूरेसी, कि जो मात्रा का वास्तविक मान है उसे ही हम एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण का मात्रक है। ये हमने ऑलरेडी एक सवाल किया था, वहां पर हमने बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर बताया था। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बलागुण क्या होता है ये पूरा डिस्कस टॉपिक में करवाया जाता है। वस्तु की विस्थापन x पर गतिज ऊर्जा ये है और b की विमा ma lb tc है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट वही लेंगे कि LHS और RHS की विमा बराबर होगी। इसका मतलब k की डायमेंशन बराबर होगी b की डायमेंशन, x की डायमेंशन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की डायमेंशन। अब हमारे पास यहां दूसरा कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा जो हमने समझाया था कि यदि कहीं पर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और जब डायमेंशन सेम होगी तो उनका आंसर भी उसी डायमेंशन में आएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन मतलब वीमा उतनी ही होगी जितनी एक्स स्क्वायर की होगी। इसलिए यहां पर ए स्क्वायर को हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आप नीचे इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे एक एक्स से ए एक्स कट जाएगा, तो बी की डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी? बी की डायमेंशन के मल्टीप्लाई एक्स के इक्वल आ जाएगी। के गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा की डायमेंशन m1 l2 t-2 और x की क्या है? l1। यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो m1 l3 t-2। अब आप इसे कंपैरिजन कीजिए, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से, तो रिजल्ट निकलेगा कि a की पावर 1 है, b की पावर 3 है और c की पावर -2 है। अब हमसे a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो 1 प्लस 3 -2, 4 में से 2, तो 2 इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट LHS इक्वल टू RHS। दूसरा क्वेश्चन, यदि बीच में प्लस है तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी और आंसर वही डायमेंशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सॉलिड एंगल। ठीक है, देखिए आपको इस चैप्टर में शुरू में हम बताते हैं भौतिक राशि।
अब भौतिक राशि में हम बताते हैं कि दो तरह की भौतिक राशि होती है। एक मूल भौतिक राशि होती है और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। ठीक है। अब हमने ये बता रखा है कि जिस राशि का मात्रक होता है, जिस राशि का मात्रक होगा उसकी विमा भी होगी। जिस राशि का मात्रक होगा उसकी विमा होगी। लेकिन दो राशियां ऐसी है जिनके मात्रक तो हैं, जिनके मात्रक हैं लेकिन विमा नहीं है। मात्रक है लेकिन विमा नहीं है। दो ही राशियां हैं और उन्हें हम पूरक राशि कहते हैं। उन्हें हम पूरक राशि कहते हैं। और पूरक राशि में हम दो राशियों को शामिल करते हैं, एक समतल कोण, एक समतल कोण और एक घन कोण। एक समतल कोण और एक घन कोण। तो समतल कोण और घन कोण की खास बात है कि इनके मात्रक तो हैं लेकिन इनकी विमा नहीं है। तो इस सवाल का आंसर सी है। जो ये ठोस घन कोण बोल रहा है, सॉलिड एंगल, इनके मात्रक तो होते हैं लेकिन इनकी विमा नहीं होती है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है लेकिन विमा नहीं होती है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है लेकिन इसकी विमा नहीं होती है। ठीक है। तो यह भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको याद हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यदि वेग, समय तथा बल की राशियों की तरह चयनित की जाती है तो इनके पदों में द्रव्यमान की विमा इस प्रकार दी जाती है। यह सेकंड ग्रेड संस्कृत 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। यहां पर आपको द्रव्यमान का सूत्र निकालना है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, वी, टी और एफ की में। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर तो द्रव्यमान लिख लीजिए और ये जिस जिस पर डिपेंड करता है उसे आरएचएस में लिख लीजिए। जिस जिस पर भी ये डिपेंड करता है उसे हम आरएचएस में लिख लेंगे और इनके ऊपर हम पावर ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हम पुट कर देंगे। अब हमारा जो टारगेट है इस ए बी सी की वैल्यू को ही निकालना है। अब इधर आप मास की डायमेंशन भर दीजिए। तो मास की डायमेंशन होती है m1, l नहीं होता है, t भी नहीं होता है। वेग की जो डायमेंशन है वो l1 t-1 पावर a। यहाँ पर t टाइम है तो टाइम की डायमेंशन t1 और इसकी पावर b। और फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 पावर c। यदि हम इसे सोल्व करें, अंदर मल्टीप्लाई करें तो l की पावर a, t की पावर -a, t की पावर b, m की पावर c, l की पावर c, t की पावर -2c, m की पावर c। अब l आप देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी a प्लस सी। अब t तीनों में है, -a प्लस b और -2c। ठीक है। और इधर भी हमारा LHS में है m1 L0 T0। अब इस m की पावर c है, इस m की पावर 1 है, तो इसका मतलब c की पावर आपका 1 हो चुका है। यहाँ a प्लस सी है तो a प्लस सी है, l के ऊपर 0 है तो ये 0 हो गया, तो a की पावर -c हो गया और c की वैल्यू आप 1 निकाल चुके हैं तो a की वैल्यू -1 हो गई। अब आप आ जाइए t पर। t है माइनस का a प्लस का b माइनस का 2c और इधर t की वैल्यू कितनी है, 0। a की वैल्यू -1 रखेंगे तो a की वैल्यू -1, b मुझे पता करना है और c की वैल्यू +1 इक्वल टू 0। ये +1 प्लस b -2 इक्वल टू 0 और b -1 इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1। ये मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू हम हमारी पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके आंसर में v की पावर a है तो v की पावर -1 है, t की पावर b है तो t की पावर 1 है और f की पावर c है तो f की पावर c है तो f की पावर हमारी 1 होनी
चाहिए। अब हम मैच करेंगे कि ऐसा ऑप्शन हमारे पास क्या है, f की पावर 1, t की पावर 1, v की पावर -1, तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल। आपको जिसका रिलेशन निकालना है उसे LHS में, और जिस जिस पर वो डिपेंड करता है उसे RHS में। RHS में लिखने के बाद उनके ऊपर हम कोई भी अननोन पावर ABC या XYZ लिखते हैं, फिर उनकी डायमेंशन भर के और उसको कैलकुलेट करके कंपैरिजन करते हैं, और इससे आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, लैब असिस्टेंट में आया है। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की SI यूनिट कूलाम है। कूलाम है। यदि उसकी CGS यूनिट पूछते तो वो स्टेट कूलाम होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने वीमा और मात्रक से संबंधित जो क्वेश्चन कराए हैं उन्हें समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आगे इस सीरीज में हम नेक्स्ट क्लास में वेक्टर के जो PYQs हैं उनको जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।